स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं महामारी की। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश में सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में कई सवाल हैं। नए वेरिएंट के लिए मध्य प्रदेश आखिर कितना तैयार है? कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? क्या लापरवाही से अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ सकता है? गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर क्या सख्ती बढ़ेगी? वैक्सीनेशन में लापरवाही कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना आखिर कितना जरूरी नजर आता है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद देश भर के राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रही है। भोपाल में कोरोना संक्रमितों को अब होम आइसोलेशन की परमिशन नहीं दी जा रही है। अब वे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और भोपाल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया जाने लगा है। पूरी तरह तैयार हैं। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी तरह संक्रमण को ना फैलने दें और उसके लिए ये सुनिश्चित करना कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन पर हम ध्यान दें, टेस्टिंग पर हम ध्यान दें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर हम ध्यान दें। पर यदि कोरोना की तीसरी वेव आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अस्पताल का मामला पीडियाट्रिक वार्ड हो या पीडियाट्रिक ICU हो, ऑक्सीजन जनरेशन स्टोरेज, सब पर हम काम कर रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। और आप तीसरी लहर की संभावनाएं दिख रही हैं और ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 9 प्लांट की घोषणा हुई थी, फीता भी काटे गए, लेकिन प्लांटों में गैस उपलब्ध नहीं है, प्लांट चालू नहीं है। कमोवेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। सरकार को चाहिए कि सरकार अपनी इवेंटबाजी छोड़ करके कोरोना के प्रबंधन करने पर ध्यान दे, अन्यथा दूसरी लहर की तरह कहीं तीसरी लहर बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश पर भारी न पड़ जाए। जानकारों की माने तो ये नया वेरिएंट पहले की सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इससे घबराने की बजाय लोग दूसरी लहर के दौरान जारी गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि यही इससे बचने का सबसे आसान तरीका है। यही वो वजह है जिसके कारण सरकार लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति भयावह ना हो, इसके लिए आपको और हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की दरकार है। और इसी अपील के साथ कि कोविड गाइडलाइन का आप लोग पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए, इस चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल, आप ही से शुरुआत करते हैं। भारत के लिए ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना घातक साबित हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या इसे रोकने के लिए हम अभी से अगर उपाय करें तो संभवतः ये माना जाए कि तीसरी लहर जिसकी आशंका भी नजर आ रही है वो आए ही ना? देखिए, ये कहना कि तीसरी लहर ना आए ये तो बहुत डाउटफुल है। तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन अगर हम लोग एज अ पब्लिक, सारी हिंदुस्तानी जनता, हर एक अगर कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करे तो वो तीसरी लहर पे जो पीक आता है वो ना आए। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, जो हेल्थ बर्डन होता है कि आपको कभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कभी बेड्स की कमी हो रही है, बिकॉज एक टाइम पे इतने ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं। अगर हम लोग सब मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अन्यथा अननेसेसरी घर के बाहर ना निकले, तो नंबर ऑफ केसेस एक साथ जो एकदम से पीक पे पहुंच जाते हैं वो ना होके धीमे धीमे रहेगा, एक प्लेटो जल्दी आएगा, तो वो हेल्थ बर्डन नहीं होगा। ये जी साथ में रहे सर, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्या उसी आप को दिमाग में रखते हुए अब हमें तैयारी करनी होगी? और अगर तैयारी हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश कितना तैयार इस भविष्य की चुनौती को लेकर? दीपेश जी, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय और हम बड़े मंच पर बातचीत है जिसको कई दर्शक देखते हैं, वो अपना मन मानस निर्मित करते हैं।
तो सबसे पहला विषय यदि ओमिक्रॉन वायरस की बात करें तो मध्य प्रदेश में और देश में सिर्फ कर्नाटक में 2 पेशेंट मिले, बाकी अभी तक भारत देश में ओमिक्रॉन वायरस जिसको लेकर के सजगता वो नहीं आया। फिर इतनी उठापटक इसलिए कि WHO ने इसको POC वायरस ऑफ कंसर्न घोषित किया है कि इसकी परवाह कीजिए, इंतजाम कीजिए, व्यवस्था करें। हम वापस मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई केस नहीं, देश में सिर्फ एक केस है कर्नाटक का। नंबर 2, यदि मध्य प्रदेश की तैयारियों की बात करें तो 2-3 क्षेत्र में हमारी तैयारी, सबसे पहली तैयारी है हमारी इस बात को लेकर है कि जो टेस्टिंग होती थी वो 55 से 60 हजार के बीच प्रतिदिन हो रही थी, उसको बढ़ाकर अब 17 हजार किया है। और टेस्ट कौन से थे जी? RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे, RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा सटीक माना जाता है। नंबर वो। दूसरा, जो डिस्टेंसिंग और मास्किंग के जो सारे अभियान है बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने लागू किए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिन से अभियान जारी है। हम सब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, पर वहां भी इस बात की सख्त हिदायत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिस्टेंसिंग और मास्किंग को मेंटेन करेंगे। हम 150-200 कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और उसका पालन करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है अस्पताल के विषय पर, व्यवस्थाओं के विषय पर, जिसको डॉक्टर राहुल ने भी इशारा किया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में 180 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से 160 का ड्राई रन, 180 का ड्राई रन हुआ, 160 सुचारू हालत में पाए गए। 20 में छोटी मोटी तकनीकी समस्या थी जिनको उद्देश्य आवश्यकता पड़े तो ऑक्सीजन पर्याप्त हो। दूसरा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन खाली उत्पादन नहीं करेंगे, प्रत्येक ऑक्सीजन की भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई गई है, यानी स्टोरेज और जनरेशन दोनों पर काम किया गया। ऐसी दवाएं जिनमें रेमडेसिविर या और एंटीबायोटिक या बाकी सब दवाएं जो मल्टीविटामिन या प्रोटीन रिलेटेड दवाई हो, उनका भंडारण मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। पूरे मध्य प्रदेश में अस्पतालों में जो सरकारी स्तर पर व्यवस्था है, पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध कराया गया। एक सर्वे कराया गया था, जिसमें स्पष्ट और सामने आया यदि कोई कोरोना पेशेंट 10-12 दिन भी रहता है तो हम उसका उपचार करने में, दवाई देने में, ऑक्सीजन देने में आज सक्षम और समर्थ हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ, माफ कीजिए डॉक्टर राहुल की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि तीसरी लहर आएगी, ये अनिवार्य नहीं है। यदि हमने सजगता और सतर्कता बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पंकज जी, चूंकि मैं भी उस पर आने वाला था। आपकी आवाज थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतों की वजह से क्लियर नहीं मिल पा रही है। मैं तब तक फिरोज जी से एक सवाल लेता हूं और संभवतः कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज तब तक दुरुस्त हो जाएगी। फिरोज जी, अगर ये तीसरी लहर को लेकर जिस चुनौती का जिक्र हम कर रहे हैं, बार बार जिसकी तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष कितना तैयार है इससे निपटने के लिए और सहयोग करने के लिए? विपक्ष तो हमेशा तैयार है और विपक्ष हमेशा अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती है जो स्थानीय जिला स्तर पर बनी हुई है, जो प्रदेश स्तर पर बनी हुई है। ये कांग्रेस के एमएलए को भारतीय जनता पार्टी के लोग क्राइसिस मैनेजमेंट का सदस्य नहीं बनाया, उनको बुलाते तक नहीं है कांग्रेस के लोगों को। पूछिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों आपके मेंबर नहीं है उसमें, और कहते उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है वो सहयोग करे, ये जनता में प्रचार करते हैं। हम लोग हमेशा, जब अभी सारे गाइडलाइंस इन्होंने लिफ्ट किए थे सरकार ने, तब भी कमलनाथ जी ने चेताया था कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। कोई अभी रूस में और यूरोप में कई जगह नया वेरिएंट देखने मिल रहा है, जनता को उसके हाल पे छोड़ना ठीक नहीं है। सरकार ने वो भी कर दिया। जो अभी धारा प्रवाह हमारे मित्र प्रवक्ता साथी पंकज जी बोल रहे थे कि ये ऐसा ऐसा हमने किया है, ये कर दिया है, ये कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपने ये तीसरी लहर की बात हो रही है, तो तीसरी लहर में आप एक श्वेत पत्र क्यों जारी नहीं करते ताकि जनता को पता रहे, हमको भी पता रहे, विपक्ष को, कि ये श्वेत पत्र जारी हो चुका है, ये सामान सरकार की ये तैयारी है, और हम उस पर एक माकूल जो है हम उसको पढ़ के सरकार को बहुत सारी चीजें बता सके। सर, किसी एक कांग्रेस शासित राज्य का नाम बता दीजिए जहां पर इस तरह का श्वेत पत्र जारी हो चुका है। अरे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता मध्य प्रदेश का हूं। मैं आप वो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता के पास जाइए, आपको ये जानकारियां चाहिए तो। मैं तो मध्य प्रदेश की बात जानता हूं। ये चोला ओढ़कर हम अपनी बातों से बच सकते हैं ना सर? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ मैं। अगर मैं मांग कर रहा हूँ तो गलत मांग कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही मांग है। आपकी नहीं, तो क्या मैं ये सवाल कर रहा हूँ सर, गलत कर रहा हूँ हमको? मैं अगर ये सवाल कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? नहीं, इसलिए गलत कर रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी, तो क्या सर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से क्या अलग है, इतर है? क्या आप लोग कट चुके हैं? आप लोगों ने अपने आप को सेपरेट कर लिया है क्या? नहीं, आप ये बात बताइए ना मुझे। ये वहां विपक्ष में है, इनको सवाल उठाना चाहिए वहां।
इनका विपक्ष जो है वो घर में बैठा है, सो रहा है कमजोर है वहाँ, जी। इसलिए वो नहीं कर रहा है। हम तो यहाँ पूछ रहे हैं, एक और चीज सवाल कर सर, रहे हैं। एक और आप चीज मैं आपसे दीजिए ना जानना विवरण। चाहूंगा, उसके बाद मैं पंकज जी और अग्रवाल जी का रुख करूंगा। सवाल यह है सर, किसी मीडिया हाउस को, किसी मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट को, किसी पत्रकार को, यहां तक कि मैं भी किसी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में तो नहीं हूं सर, लेकिन उसके बाद भी मुझसे जो बन सकता है प्रदेश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो क्या मैं नहीं करूंगा कि भाई मुझे तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट में शामिल करो, तभी मैं तो कोरोना से लड़ाई के लिए कुछ कर पाऊंगा। ऐसा करेंगे? देखिए, नहीं तो देखिए, लोकतंत्र जो है ना भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं चलता। पत्रकार भी इस लोकतंत्र का हिस्सा है। पत्रकार को भी कायदे से क्राइसिस मैनेजमेंट। अरे सर, हम मांग नहीं कर रहे कि हमको रखिए, हम तो ये कह रहे हैं सर कि हमारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर सकते हैं, हमें किसी पद की आवश्यकता थोड़ी ना। अरे हम विपक्ष है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा अगर वहां विधायक है उस जिले में तो उसका संवैधानिक अधिकार है, आप उसको नकार नहीं सकते। वो जनप्रतिनिधि है, उसको कैसे सरकार नकार देगी? लीडर ऑफ अपोजिशन को आप कुछ नहीं मानते क्या? तो नया संविधान लिख ले भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ी क्राइसिस इस देश में क्या हो सकती है कोरोना से लेकर? और फिर नहीं तो वही हाल होगा। 837 रेमडेसिविर चोरी हुए थे, आज तक नहीं मिले, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाल के बेच खाए। हम तो स्पष्ट आरोप सर, आज तक आप लोग प्रूफ भी तो नहीं दे पाए ना रेमडेसिविर। आप लोग आज तक प्रूफ भी नहीं दे पाए ना सर। अरे नहीं भाई, हमने तो प्रूफ देना, एफआईआर लॉज है उसकी, बाकायदा एफआईआर लॉन्च करा चुकी है वहां के स्टोर कीपर ने एफआईआर लॉन्च कराई है। बिल्कुल नामजद कि हमारे यहाँ 837 रेमडेसिविर चोरी गए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने किए जानकारी। अरे क्यों? एक को पुलिस ने पकड़ा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने इंदौर में पकड़वाया, वो तुलसी सिलावट का नाम ले रहा था। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे। अग्रवाल सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लगातार इस तरह की बातें अब भ्रम के तौर पर फैलाई जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि ये जो संभावित लहर है इससे बचना नामुमकिन होगा। इसको लेकर म्यूटेशंस का जिक्र किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा म्यूटेशंस को रखेंगे, बहुत तेज गति से ये फैलता है, यहां तक कि वैक्सीन भी इस पर कारगर साबित नहीं होगी। सर, इस भ्रम को थोड़ा सा दूर करिए, लोगों के मानस पटल पर ये जो चीजें फैल रही हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करिए। डॉक्टर राहुल। देखिए, मैं इस पर दो चीजें बोलूंगा। जो साइंटिफिक डेटा अभी है, अभी 2 दिन पहले ही रणदीप गुलेरिया जी ने भी अनाउंसमेंट किए थे, उसमें भी उन्होंने क्लियर बोला गया था अराउंड 30 के ऊपर म्यूटेशंस तो स्पाइक प्रोटीन पे मिले हैं ओमिक्रॉन में। जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स के लिए, जो हम उसके लिए एंटीबॉडी भी देखते हैं, स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज देखते हैं, और 30 से ज्यादा म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं। तो वैक्सीन्स जो स्पाइक प्रोटीन पे काम कर रही है वो इसमें कितनी कारगर होंगी, ये कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं होंगी, ये कोई ये भी नहीं कह सकता कि होंगी, लेकिन अफेक्टिविटी तो रहेगी। ये तो है कि आपको कुछ उससे राहत तो मिलेगी अगर आप वैक्सीनेटेड हो। ये कहना कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं, ये तो गलत है। वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है, वो एकलौता हमारे पास टूल है। इट इज लाइक एन जैसा वो एच इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह होता है, जो हर 2 साल में म्यूटेशन होता है, आपको नई वैक्सीन लेनी होती है। पुरानी वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन आपको नई वैक्सीन लेनी होती है। ये उसी ग्रुप का वायरस है, म्यूटेट हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, एक चीज। दूसरा, हाँ, ये भी मैं बोलूंगा, जो व्हाट्सएप से जो एक स्केयर बन जाता है, जो एक भ्रम की हो जाती है, लोग डरने लगते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से अननेसेसरी चीजें यूज की जाती हैं, अननेसेसरी फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं। आज की डेट में कई जगह आज की डेट में चीजें कोई रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो चीजें गलत है कि वो स्केयर बनाया जा रहा है, वो गलत है। बिल्कुल, चलिए साथ में रहे डॉक्टर अग्रवाल। पंकज जी, सवाल यहां पर यही, आपने कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने की दरकार है? हमने दूसरी लहर के बाद डेंगू में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर स्थिति पर देखा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस दिशा में और ज्यादा तेज गति से काम करना होगा? देखिए दीपेश जी, आपने डॉक्टर साहब ने जिक्र किया वैक्सीनेशन का, तो मैं आज आपके माध्यम से सबको बता दूं, आपको पत्रकार अवगत होंगे आप, कि मध्य प्रदेश में आज 5,49,00,000 लोग, यानी जो पात्र थे वैक्सीनेशन के, उनका प्रथम डोज का 100% टीकाकरण हो चुका है। सेकंड डोज का 67%, यानी अब मात्र 33% लोग बचे हैं मध्य प्रदेश जिनकी सेकंड डोज की वैक्सीनेशन बाकी है। ये मध्य प्रदेश का कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश गर्भवती बहन बेटियों के, माता बहनों में वैक्सीनेशन पर टॉप पर है।
और मध्य प्रदेश ओवरऑल जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य वर्कर को, डॉक्टर्स को, आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का इतना ध्यान रखा कि अपनी जान दांव पर लाकर मध्य प्रदेश में आज 100% टीकाकरण हुआ। पहले फर्स्ट डोज का और सेकंड डोज का 60%। तो ये सरकार की तैयारी है, योजना है। दूसरा, मैंने आपको बहुत सारे विषय गिनाए, चाहे वो मास्किंग के, डिस्टेंसिंग के, टेस्टिंग के, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन स्टोरेज के, ऑक्सीजन जनरेशन के, मेडिसिन प्रिक्योर करने की, इन तमाम चीजों पर तैयारी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हेल्थ वॉलंटियर्स यानी स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए और प्रत्येक बूथ स्तर पर लगभग 11 कार्यकर्ताओं का समूह है जिसका काम है जो वैक्सीनेशन को लेकर, मास्किंग को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जनता की भी जागृति फैलाता है। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने पूरे प्रदेश में हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो चिकित्सक साथी हैं वो निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं बराबर। आपको कोई भी विमर्श की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर कार्यकर्ता आपको ये मदद और नहीं, मैं उससे इत्तेफाक रख रहा हूं पंकज जी आपकी बातों से। आप लोग जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती दिखाई दे रही हैं? सामाजिक आयोजन को रखे गए, राजनीतिक आयोजन को रखे गए, धार्मिक आयोजन को रखे गए, वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, ना वहां पर मास्क की व्यवस्था दिखाई देती है। आप भी तस्वीरों को कई देख रहे होंगे। मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि आप लोग का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पर मास्क नहीं है, आप लोग व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आप जिस तरफ इशारा कर रखे गए, जिस तरीके से आप लोगों से अपील कर रखे गए, वो उस स्तर पर दिखाई दे रही है? देखिए दीपक जी, जो मेरा आशय से बहुत स्पष्ट है, जैसा डॉक्टर राहुल ने कहा कि बहुत ज्यादा यदि सख्तियां बरती तो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। और हम सब जानते हैं, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, मैंने जितना विज्ञान पढ़ा है, यदि आप भयभीत हैं, तनाव में, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और इन सब चीजों से पैनिक ज्यादा बढ़े। इसीलिए धीरे धीरे आह्वान किया गया है। सबसे पहला काम ये करें कि मास्किंग करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जहां तक आवश्यकता नहीं है बाहर ना निकलें। और हम यानी भारतीय जनता पार्टी पालन करिए। अब यदि ऐसे से बात करें, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, 15 दिसंबर को मतदान है। यहाँ कांग्रेस पार्टी आपत्ति उठा रही, छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय के चुनाव है, 15 दिसंबर को मतदान है, पूरे जोर शोर पर कैंपेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि आप नियम, कायदे, कानून का पालन करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और डीपी जी सबका दायित्व है, खाली भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, पत्रकार का, मीडिया का, मेरा आपका दायित्व नहीं है, कांग्रेस का भी उतना दायित्व है। क्योंकि मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों में वैक्सीन लगवाने वालों में हैरान परेशान यदि कोई हुआ है तो कांग्रेस के लोग भी है। और भारतीय जनता पार्टी ये वहां कहने त्वरित रीति नहीं अपनाती। सारे मध्य प्रदेश, हमको वैक्सीन कांग्रेस के कोई चिन्हित नहीं है कि कांग्रेस कार्यकर्ता तो आपको नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जरूर है, मध्य प्रदेश की सरकार है। तो सबसे हमारा आग्रह कांग्रेस से भी करेंगे, आलोचना करिए, स्पष्ट आलोचना करिए, खूब करिए, और ये अवसर सामाजिक जागृति फैलाने का है। ठीक, फिरोज जी क्या वाकई इस स्तर पर अब हमें काम करने की आवश्यकता है? हम लोगों को जागरूक करने के लिए अब और आगे आएंगे। अगर कहीं खामी नजर आएगी विपक्ष को तो उसको सकारात्मक वे में बताने की प्रयास होगा ताकि उसे दुरुस्त कर लिया जाए। सकारात्मक ही हमने बात की ना, हमने यही तो पूछा कि भाई जितनी बातें आप गिना रहे हैं, अगर आप इसका श्वेत पत्र जारी कर देंगे बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क मंत्री लगवा रहे हैं लोगों को, तो फिर आप क्यों बड़े बड़े आयोजनों की तैयारी सरकार कर रही है? छोटे छोटे आयोजन कर ले, बहुत छोटे 100-150 लोगों में भी आयोजन हो जाता है, आप उसको आयोजन को कर लीजिए। तो ये खुद काम सरकार भी कर रही है। तीसरी बात ये जो चिकित्सा प्रकोष्ठ, ये ऐसी बात, ये वो जितनी भी ये बातें बता रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कुशाभाऊ ठाकरे जो इनके संस्थापक पुरुष हैं, पितृ पुरुष हैं, उनके परिवार को 2 रेमडेसिविर नहीं दिला पाए थे। इनकी सरकार 2 रेमडेसिविर नहीं दे पाई उनको। सर आप पहुंचा देते, उनके परिवार में 2 लोगों की डेथ हुई है। अरे आप पहुंचा देते, जनप्रतिनिधियों का तो काम यही होता है ना सर। अगर वो नहीं दे पाए तो हम दिलवा देंगे, आपसे नहीं बन रहा है तो हम व्यवस्था करा देते। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दी होती सर, तो मैं बना के दे आता। अरे सर इन्फॉर्मेशन तो दी होती। देश के जनप्रतिनिधियों ने, देश के पत्रकारों ने, देश के हर समाज सेवी ने जहाँ जैसी व्यवस्था करने का प्रयास किया सर। और अगर मध्य प्रदेश में किसी एक परिवार को अगर 2 रेमडेसिविर नहीं मिल पाए तो सर आपके और हमारे लिए तो डूब मरने की जैसी स्थिति है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जाना चाहिए। ये जो अभी नामकरण करते घूम रहे हैं और इनके मंत्री इंजेक्शन बेचते घूम रहे थे कार्यकर्ता, इनको डूब जाना चाहिए। कोई अस्पताल में के बेड बेच रहा था, कोई डॉक्टरों ने बताया। पंकज जी संक्षेप में बात करिए, डॉक्टर राहुल करेंगे। इसको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये दीपेश जी, ये गर्व का विषय है
कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष नहीं है, भले ही वो हमारे पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी का परिवार क्यों ना हो, कोई मंत्री का परिवार क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी का परिवार क्यों ना हो, सारा मध्य प्रदेश भारतीय 837 रेमडेसिविर कहाँ है, ये तो बता दीजिए। सरकारी स्टोर में से कहाँ चले गए वो? 837 रेमडेसिविर कहाँ चले गए? सब लोग समान है, सारे। अरे हमने तो एरोप्लेन से जाते देखा है आपके नेताओं को, हमने तो एरोप्लेन से, नंदू भैया तो एरोप्लेन से वेदांता में एडमिट थे। नंदू, अरे भैया नंदू भैया को तो आपने वेदांता में एडमिट कराया था ना। भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी। तो नंदू भैया को क्यों वेदांता में एडमिट कराया था आपने? कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी एडमिट करा देते उनके परिवार को, इसीलिए ठीक है। 837 रेमडेसिविर नहीं मिले, आपके मंत्रियों पे आरोप लगे, आपके मोहन यादव जी के परिवार पर, उनके लोगों पर आरोप लगे, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं फिरोज जी और पंकज जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को वहीं पर रहने दीजिए, उन्हें कम से कम उस स्थिति पर मत लेकर आइए कि हम लोग उस स्तर पर चले जाएं, स्पेशली फिरोज जी, क्योंकि शुरुआत अगर इस तरह की हो जाएगी कि हमने उनको वहां जाते देखा, उनको वहां जाते देखा। ठीक है सर, बखान करेगा, ठीक है सर, लेकिन फिरोज जी ठीक है ना, हम तमाम तरह की बातों का जिक्र कर लें, लेकिन उन दिवंगत आत्माओं का तो सम्मान करिए सर। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को खोया है, बीजेपी ने भी खोया है, हमने तो देश के तमाम नागरिकों को खोया है, कि वो हम इस स्तर पर क्यों जा रहे हैं? आप बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में से हैं सर। मैं लौट रहा हूं आपके पास राहुल जी, मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं। अब मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाह रहा हूं। राहुल जी से कमेंट ले लेता हूं। सर सवाल यह है कि अब हमें किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिहाज से, ताकि हम इस आने वाली चुनौती से निपट सकें? देखिए, इसमें सबको मिलकर ही करना होगा, बिकॉज जैसा कि अनुमान है कि बच्चों में भी ज्यादा लग सकता है, तो आपके हमारे बच्चे हैं। पब्लिक को देखना होगा कि सब अपने आप को वैक्सीनेट कराए। सरकार चाहे उस पर दंड लगाए नहीं लगाए, वो सरकार का नजरिया है, लेकिन पब्लिक का भी कुछ दायित्व होता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, मास्क पहने और अपना वैक्सीनेशन करे और अननेसेसरी घर के बाहर ना निकले। बाकी हेल्थ फैसिलिटीज का तो जो सरकार कर ही रही है, जो भी उनके क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के अकॉर्डिंग जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें रोल होता है पब्लिक का, हर चीज आप डंडे के जोर पे नहीं करा सकते। पब्लिक अगर आज की डेट में, मैं ग्वालियर में हूं, ग्वालियर में आप मार्केट में चले हैं, सब बिना मास्क के घूम रहे हैं, सब ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा है कहीं कुछ कोविड प्रोटोकॉल नाम की चीज है। अब हर जगह तो सरकार बैठ के मास्क नहीं पहना सकती। बिल्कुल, तो आपको अब 2 वेव हो चुकी, सेकंड वेव में बहुतों ने अपने करीबी खोए हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में ही देखा, कोई नहीं मिलेगा जिसके जान पहचान में मार्केट में पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद भी लोग नहीं आ रहे, मास्क बांटे और मास्क पहनने की अपील करते हुए दिखाई दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं होता है, ताकि लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, और वही स्थिति शायद फिर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक बार फिर निकलने की उनकी स्थितियां हैं, वे निकल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर हम भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हाथ धोते रहिए, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको अब सिखाने की दरकार रही नहीं है। पिछले 2 वर्षों से आप पालन करते आ रहे हैं, तो अपने और अपने परिवार के लिए कम से कम एक बार फिर उन चीजों का ध्यान रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।